गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू मालन क्लासेस। आई एम डॉक्टर सुख यादव। कृष्णा मैग्नेट माइंड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ के विषय में, जो बीए, बीएससी और बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के सभी बच्चों के लिए एक अनिवार्य विषय के रूप में जाना जाता है। अभी तक हम लोगों ने टोटल 30 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। आज आइए हम लोग 31st ऑनवर्ड बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं सबसे पहले 31 क्वेश्चंस। पॉल्यूटेंट्स दैट आर इजीली मैनेजेबल एंड डिकम्पोजेबल इन नेचर आर कॉल्ड। अर्थात प्रकृति में ऐसा कौन सा पॉल्यूटेंट्स है जिसको आसानी से मैनेज किया जा सकता है और उसको डिकम्पोज किया जा सकता है, अर्थात उसको सड़ाया जा सकता है, गलाया जा सकता है, उसको हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, तीसरा है रिन्यूएबल पॉल्यूटेंट्स और चौथा है नन ऑफ दीज। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, उसको कहते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा डिग्रेड किए जा सकते हैं, अर्थात उसको सड़ाया जा सकता है, गलाया जा सकता है। इस प्रकार के प्रदूषक को, इस प्रकार के पॉल्यूटेंट्स को बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स कहते हैं, है ना। उसको क्या कर सकते हैं, आसानी से किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा डिकम्पोज किया जा सकता है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। बीओडी स्टैंड फॉर। बीओडी को हम क्या कहते हैं। पहला है बायोटिक ऑक्सीडेशन डिमांड, दूसरा है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तीसरा है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन डिमांड और चौथा है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इसमें जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, अर्थात बीओडी स्टैंड फॉर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। आप इसको बहुत केयरफुली देखेंगे, है ना, क्योंकि बहुत माइन्यूट अंतर है। तो बीओडी स्टैंड फॉर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट इज़ क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल है क्या। पहला ऑप्शन है इट इज़ एन एग्रीमेंट अमंग कंट्रीज टू टेक स्टेप फॉर रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग, दूसरा है इट इज़ एन एग्रीमेंट अमंग द कंट्रीज टू टेक स्टेप्स फॉर द रिड्यूसिंग एसिड रेन, तीसरा है इट इज़ एन एग्रीमेंट अमंग कंट्रीज टू टेक स्टेप फॉर प्लांटिंग ट्रीज टू कंट्रोल पोल्यूशन और चौथा है इट इज़ एन एग्रीमेंट अमंग द कंट्रीज टू स्टार्ट यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी। तो बच्चों, क्योटो प्रोटोकॉल जो है विभिन्न देशों के बीच में एक समझौता था, जिसमें ये बताया गया था, जिसमें ये शपथ लिया गया या आपस में बात की गई कि पूरे ग्लोब में, पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम किया जाए, जो वैश्विक तापन है उसको कैसे कम किया जाए, जो टेम्परेचर दिनों दिन इंक्रीज़ होता चला जा रहा है उस पर कैसे कंट्रोल किया जाए। तो इसके लिए एक समझौता हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था देशों के बीच में, विभिन्न देशों के बीच में। उसको हम क्या कहते हैं, उस प्रोटोकॉल को नाम दिया गया है क्योटो प्रोटोकॉल। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए सही है कि ये क्या है, इट इज़ एन एग्रीमेंट अमंग द कंट्रीज़ टू टेक स्टेप फॉर द रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए एक समझौता हुआ है विभिन्न देशों के बीच में, जिसको हम क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ग्रीन हाउस गैस। इसमें से ग्रीन हाउस गैस कौन है। पहला है मीथेन, दूसरा है वाटर वेपर, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये सभी ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाते हैं, है ना, अर्थात ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं। मीथेन भी है, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो क्या करते हैं, हमारे हमारी इस पृथ्वी पर टेम्परेचर को इंक्रीज़ कराने का काम करते हैं, क्योंकि इसमें जो कार्बन पाया जाता है ये अल्ट्रा वायलेट रेस को ट्रैप करने का काम करता है, जिससे ग्लोबलाइजेशन बढ़ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। ओजोन डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। ओजोन डे किस दिन मनाया जाता है। पहला है 3 जनवरी, दूसरा है 16 सितंबर, तीसरा है 10 नवंबर और चौथा है 26 मार्च। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है ना। आप इसको रिमार्क कर लेंगे। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। अ पॉपुलेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ। पॉपुलेशन किसको कहते हैं, ये किसका समूह कहलाता है। पहला है इंडिविजुअल इन अ फैमिली, इंडिविजुअल्स इन अ स्पीसीज, तीसरा है कम्युनिटीज़ इन एन इकोसिस्टम और चौथा है स्पीसीज इज इन अ कम्युनिटी। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बहुत सारे स्पीसीज जो है इंडिविजुअल, डिफरेंट प्रकार के जो स्पीसीज के इंडिविजुअल्स होते हैं, इनके जो ग्रुप होते हैं उसको
जनसंख्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। तो पॉपुलेशन क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इंडिविजुअल्स इन अ स्पीसीज इज कॉमनली नोन एज द पॉपुलेशन। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसको कहते हैं? पहला है मीटिंग प्रेजेंट नीड विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन फ्यूचर नीड्स। दूसरा है प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। तीसरा है बैलेंस बिटवीन द ह्यूमन नीड्स एंड द एबिलिटी ऑफ अर्थ टू प्रोवाइड द रिसोर्सेज। और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें बच्चों सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऊपर के जो तीनों स्टेटमेंट हैं ये भी सही हैं, तो कुल मिला के इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। इनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज। एनर्जी किसी भी इकोसिस्टम में जो ऊर्जा का बहाव होता है वो कैसा होता है? पहला है बाई डायरेक्शनल, दूसरा है यूनिडायरेक्शनल, तीसरा है मल्टी डायरेक्शनल और चौथा है ऑल राउंड्स। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर बी ना, अर्थात एक दिशात्मक होता है। जो एनर्जी का फ्लो होता है, ऊर्जा का बहाव होता है इकोसिस्टम में, वो कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशात्मक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। द अपराइट पिरामिड ऑफ द नंबर इज एब्सेंट इन। दिए गए 4 ऑप्शन हैं, इसमें से अपराइट पिरामिड किस में अनुपस्थित होता है? पहला है लेक, दूसरा है पॉन्ड, तीसरा है ग्रासलैंड और चौथा है फॉरेस्ट। तो इसमें सही ऑप्शन होगा फॉरेस्ट। तो जो ट्री इकोसिस्टम होता है बच्चों, और जो ट्री पिरामिड होता है वो ऑलवेज इन्वर्टेड होता है। क्या होता है? इन्वर्टेड। और संख्या के आधार पर अगर हम देखेंगे तो फॉरेस्ट जो पिरामिड होता है इट इज़ ऑलवेज क्या होता है? इन्वर्टेड होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। द फाइनल स्टेबल कम्युनिटी इन इकोसिस्टम सक्सेशन इज। इकोलॉजिकल सक्सेशंस में जो स्टेबल कम्युनिटी होती है वो कौन होती है? पहला है क्लाइमेक्स, दूसरा है पॉइनियर, तीसरा है सीयर और चौथा है कॉर्निवोर्स। तो इसमें सही ऑप्शन होगा क्लाइमेक्स। जो क्लाइमेक्स होता है बच्चों ये एक स्टेबल कम्युनिटीज़ होती है किसी भी एक इकोलॉजिकल सक्सेशन का, है ना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जॉस्टिबल फॉर्म ऑफ द एनर्जी। इसमें से कौन है, जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन ऐसा है जिसका एनर्जी जो है एग्जॉस्ट नहीं होता है, नॉन एग्जॉस्टिबल होता है? पहला है वाटर, दूसरा है विंड, तीसरा है सोलर और चौथा है फॉसिल। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा सोलर। अर्थात सोलर एनर्जी जो होता है बच्चों वो कभी भी एग्जॉस्टिबल नहीं होता है। वो क्या होता है? अपने रूप को कन्वर्ट करता है, अर्थात एनर्जी अपने रूप को बदल देता है, किसी दूसरे फॉर्म में हो जाता है, लेकिन वो कभी एग्जॉस्ट नहीं होता है, अर्थात उसके रूप क्या होते हैं? बदलते चले जाते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीजेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ। अर्थात जो फॉसिल फ्यूल होता है, फॉसिल फ्यूल के दहन से क्या रिलीज होता है? अधिक अमाउंट में क्या रिलीज होता है ना। अर्थात जब जीवाश्म का अर्थात दहन होता है, फॉसिल फ्यूल्स का जहाँ दहन होता है तो क्या निकलता है? पहला है नाइट्रोजन इन एयर, दूसरा है सल्फर इनटू द एयर, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एयर, चौथा है ऑक्सीजन इनटू एयर। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एयर। अर्थात जब फॉसिल फ्यूल का बर्निंग कराया जाता है, दहन कराया जाता है, तो उससे क्या होता है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ज़्यादा बढ़ जाता है, अर्थात एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। विच इज़ अ लिस्ट ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कह रहा है रिन्यूएबल रिसोर्सेज का कौन सा लिस्ट है? अर्थात ऐसे कौन से स्रोत हैं जो रिन्यूएबल हो जाते हैं, अर्थात क्या होते हैं फिर वो साइकिल में यूज हो जाते हैं, रिसाइकिल हो जाते हैं। पहला है पेट्रोलियम, दूसरा है जियोथर्मल, तीसरा है विंड, चौथा है बी ऑप्शन में देखेंगे बायोमास, जियोथर्मल, हाइड्रो पावर। सी ऑप्शन में देखेंगे नेचुरल गैस, विंड एंड बायोमास। डी ऑप्शन में देखेंगे हाइड्रो पावर, सोलर एंड विंड एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हाइड्रो पावर, सोलर एंड विंड एनर्जी जो होते हैं बच्चों ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, है ना। जो हमारे इकोलॉजी में, जो हमारे इकोसिस्टम में, जो हमारे पर्यावरण में ये सब पाए जाते हैं, हाइड्रो पावर, सोलर एंड विंड एनर्जी, ये हर समय क्या होते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज के रूप में रिन्यूएबल होते चले जाते हैं। ठीक, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। इन इकोलॉजिकल सक्सेशन द इंटरमीडिएट डेवलपमेंटल फेज इज नोन एज। तो किसी भी इकोलॉजिकल सक्सेशन में जो इंटरमीडिएट डेवलपमेंटल फेज होता है बच्चों उसको हम सीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? सीयर। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा, है ना। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45।
ऑर्डर ऑफ बेसिक प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द सक्सेशन। तो सक्सेशन का जो एक ग्रेड होता है, एक प्रोसेस होता है सिक्वेंसली क्रमबद्ध, वो कौन होता है? पहला है इन्वेजन, इसके बाद स्टेबलाइजेशन, फिर कंप्लीशन एंड कोएक्शन, और कोएक्शन, फिर रिएक्शन, फिर नोडेशन। ये नहीं सही है। दूसरा है नोडेशन, फिर स्टेबलाइजेशन, अगला इसके बाद कंप्लीशन एंड कोएक्शन, इसके बाद इन्वेजन, फिर रिएक्शन। ये भी नहीं सही है। इसके सी ऑप्शन है इन्वेजन, नोडेशन, कंप्लीशन एंड कोएक्शन, रिएक्शन एंड स्टेबलाइजेशन। ये भी नहीं सही है। चौथा देखते हैं नोडेशन, फिर इन्वेजन, फिर कंप्लीशन एंड कोएक्शन, फिर रिएक्शन, फिर स्टेबलाइजेशन। यही सही है। तो नोडेशन से स्टार्ट होता है, ऑप्शन नंबर डी सही होता है ना। अर्थात किसी भी इकोलॉजिकल सक्सेशन का जो एक क्रम होता है वो ये होता है नोडेशन, फिर इन्वेजन, फिर कंप्लीशंस एंड कोएक्शंस, फिर रिएक्शंस, फिर स्टेबलाइजेशन। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। द ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ अ सॉलिड वेस्ट विल डिकम्पोजेस। अर्थात किसी भी सॉलिड वेस्ट का जो वाहित मल होते हैं उनके ऑर्गेनिक मटेरियल को कौन डिकम्पोज करता है ना। पहला ऑप्शन है बाय द फ्लो ऑफ द वाटर, दूसरा है बाय द सॉइल पार्टिकल्स, तीसरा है बाय द एक्शंस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और चौथा है बाय ऑक्सीडेशन। तो इसमें सही ऑप्शन होगा बच्चों बाय द एक्शंस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे फंगस और बैक्टीरिया, ये क्या होते हैं कि जो वाहित मल होते हैं उनको डिकम्पोज करने का काम करते हैं, उसको सड़ाने गलाने का काम करते हैं। तो हमारे जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनमें जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं उनको डिकम्पोज करने का काम कौन करते हैं? बहुत सारे बाय द एक्शंस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज द बैक्टीरिया एज वेल एज द फंगस। तो फंगस जो कवक होते हैं, वह जीवाणु होते हैं, ये सब क्या करते हैं? उसको डिकम्पोज करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। इन विच ईयर द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट्स वॉज इम्प्लीमेंटेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। कह रहा है कि किस साल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है इम्प्लीमेंट किया गया था। पहला ऑप्शन है 1970, दूसरा है 1971, तीसरा है 1972 और चौथा है 1974। तो ये सही ऑप्शन होगा 1970। 1970 ईस्वी में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था, है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर ए सही होगा 1970, है ना। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। विच ऑफ द फॉलोइंग convention added to bring conservation of the biological diversity, the sustainable use of its components and the fair and the equitable sharings। पहला है कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, दूसरा है कंसल्टेटिव ग्रुप फॉर इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च, तीसरा है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड्स इन endangered स्पीसीज ऑफ द वाइल्ड फॉना एंड फ्लोरा, और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए सही होगा, है ना। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD, ये ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज स्टार्टेड इन 1973 टू सेव द एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन द पलक्काड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द केरला इंडिया फ्रॉम बीइंग फ्लडेड बाय द हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, है ना। अर्थात 1973 ईस्वी में केरला से कौन सा एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के लिए जो चलाया गया था अभियान, वो किस नाम से जाना गया था? पहला है चिपको मूवमेंट, दूसरा है साइलेंट वैली मूवमेंट, और तीसरा है एपिको मूवमेंट, और चौथा है जंगल बचाओ आंदोलन। तो इसमें सही ऑप्शन है बच्चों साइलेंट वैली, है ना। अर्थात शांति घाटी मूवमेंट जो था, आंदोलन था शांति घाटी मूवमेंट, ये चलाया गया था केरला की तरफ से 1973 में, है ना। तो साइलेंट वैली मूवमेंट इसमें सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट एक्ट इन इंडिया वॉज इनैक्टेड इन द ईयर। अर्थात जो ह्यूमन राइट एक्ट था इंडिया में वो इनैक्टेड किया गया किस सन में? पहला है 1993, दूसरा है 1994, तीसरा है 1995 और चौथा है 1996। इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 1993 में ह्यूमन राइट एक्ट इन इंडिया में क्या किया, इनएक्टिवेट किया गया था ना, इनैक्टेड किया गया था। ठीक, तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। उम्मीद है ये वीडियो सेगमेंट्स आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपके लिए उपयोगी होगा, क्योंकि एग्ज़ाम आ चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको पढ़िए और हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको हम दे सकें। तो कैसा लगा वीडियो बच्चों, ये कमेंट बॉक्स में जाएँ और बताएँ कि ये वीडियो कैसा रहा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।